हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने चैनल नॉन टेक विथ SNY में आपका स्वागत है। मैं सत्यनारायण यादव। इस वीडियो लेक्चर का यह पार्ट 2 है। पार्ट 1 की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो हम क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी वायुमंडल को किस प्रकार पकड़े रहती है? तो इसका सही आंसर होगा गुरुत्वाकर्षण से। ठीक है, इसका ए आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक लड़के का पृथ्वी पर भार 1200 न्यूटन है, तो इसका चंद्रमा पर भार होगा। तो देखिए क्या होता है कि जब ग्रेविटी की वैल्यू जो है चांद पर पृथ्वी का 1/6 हो जाती है, मतलब G/6 हो जाती है। तो यहाँ पे अगर 1200 न्यूटन है तो 1200/6 क्या होगा, 1200/6 आपका होगा 200 न्यूटन। तो इसका सही आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कोई वस्तु अधिकतम भारशील हो जाती है, क्या होता है? देखिए जब निर्वात में कोई चीज़ होती है, वैक्यूम में, तो वहाँ पे लिफ्टिंग फोर्स कोई भी वर्क नहीं करता है। तो उस केस में जो वस्तु होती है वो अधिक भारशील हो जाती है एज कम्पेयर टू पहले। तो निर्वात में इसका सही आंसर होगा डी। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे क्या नहीं काम करता है, लिफ्टिंग फोर्स काम नहीं करता है। यदि पृथ्वी की त्रिज्या 1% घटा दी जाए तो जी पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो देखिए ग्रेविटी पर क्या प्रभाव पड़ेगा अगर त्रिज्या को घटाते हैं? तो देखिए क्या होगा कि जब हम वहाँ पे गुरुत्वाकर्षण बल काम करेगा आपका पहला, तो और दूसरी चीज़ आपका न्यूटन का सेकंड लॉ। तो गुरुत्वाकर्षण बल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, F=G m1m2/r² होता है। और न्यूटन का सेकंड लॉ क्या होता है, F=mg। अगर हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंपेयर कर दें तो क्या हो जाएगा, mg=Gm1m2/r²। तो m से m गया तो g की वैल्यू क्या हो जाएगी, Gm/r² हो जाएगी। देन अगर r² की वैल्यू 1% से घट रही है, अगर ये वैल्यू कम होगी, ठीक है, तो ऊपर की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। मतलब g की वैल्यू टोटली कहें तो इंक्रीज होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारा कोई चीज़ है 1/3 तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 0.33। लेकिन 1/2 होती है, जब 2 आता है नीचे तो 0.5 हो जाता है। तो इससे ये आंसर इसका क्या हो जाएगा, आपका बी बढ़ेगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी की सतह पर किसी वस्तु का भार 29.4 न्यूटन है, तो उसका द्रव्यमान कितना होगा? तो देखिए वेट हमको गिवन है W। अगर हम फार्मूला की बात करें तो W इक्वल टू क्या होता है, mg होता है ना। तो यहाँ पे भार कितना दिया हुआ है हमें, 29.4 न्यूटन। और पूछ क्या रहा है, मास। ग्रेविटी हमको पता है क्या होती है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो 29.4 इंटू m इंटू 9.8। तो यहाँ से हम अगर m की वैल्यू निकालें तो m इक्वल टू क्या हो जाएगा, 29.4 डिवाइडेड बाई 9.8। ये पॉइंट गया, ये पॉइंट गया, तो 98 3 जा 294। देन इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 kg इसका सही आंसर होगा। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, देखिए क्या है ना कि जो परीक्षा का पैटर्न है अभी की डेट में, वो देखिए जो स्पीडी वगैरह में क्या आपको डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेंगे, जो मतलब सिंगल लाइन 1 लाइन क्वेश्चन होते हैं। लेकिन आप ALP और JEE का अगर पेपर देखते हैं तो आपको समझ में आएगा कि न्यूमेरिकल कम से कम एक पेपर में 4 से 5 न्यूमेरिकल वो पूछ ही रहे हैं। तो आपको देखिए एक एक नंबर इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये पढ़ना ही होगा, तभी आप जाके कहीं मेरिट में सिलेक्ट हो पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक बल 0.5 kg के पिंड में 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करता है। ठीक है, तो बल का मान होगा, देखिए हमको यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है, देखिए पहले गिवन क्या क्या है हमको, तो 0.5 kg मतलब मास दिया हुआ है, m क्या दिया है, 0.5 kg। ठीक है, और अगर हम एक्सीलरेशन त्वरण की बात करें तो a दिया हुआ है हमको 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देन हमसे पूछ क्या रहा है, फोर्स की वैल्यू पूछ रहा है। तो हमको पता है न्यूटन के द्वितीय नियम से F इक्वल टू क्या होता है, ma। तो 10 इंटू 0.5 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 इंटू 0.5 करेंगे तो 10×50 और फिर एक 0 तो 5। इसका जो सही आंसर होगा 5 न्यूटन। होप सो आपको ये क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक एलिवेटर जिसका वजन 600 किलोग्राम है,
4.9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से एक केबल द्वारा ऊपर की ओर खींचा जाता है तो केबल का तनाव होगा। तो देखिए क्या बोल रहा है, एक एलिवेटर है, लिफ्ट जो आपने देखा होगा, एक एलिवेटर है, ठीक है, ये कितने केजी का है, 600 केजी का है। तो इस पे दो बल काम करेंगे। पहला क्या चीज़ कि टेंशन फोर्स इसे ऊपर की ओर खींचेगा और जो वेट होगा उसकी वजह से mg फोर्स नीचे की ओर लगेगा। अगर हम यहाँ पे न्यूटन का सेकंड लॉ लगाएं, क्योंकि हमें एक्सीलरेशन भी गिवन है, न्यूटन का सेकंड लॉ लगाते हैं तो हमें पता है क्या होता है, F=ma होता है, F=ma होता है। तो देखिए, और t हमारा अपवर्ड डायरेक्शन में है और mg हमारा डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। तो t को अगर हम पॉजिटिव ले रहे हैं, अपवर्ड फोर्स को पॉजिटिव लेंगे और डाउनवर्ड फोर्स को हमको क्या लेना होगा, निगेटिव लेना होगा। तो ये क्या बन जाएगा, न्यूटन के द्वितीय नियम से t माइनस mg इक्वल टू F= क्या होता है, ma होता है, तो ये ma, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, t = m कॉमन ले लें तो g प्लस a हो जाएगा। तो m की वैल्यू हमें कितना गिवन है, 600 kg। तो अपन यहाँ पे हम 600 और g की वैल्यू क्या होती है, 9.8 प्लस 4.9। तो देखिए 9 और 8 17 हो गया, 9 8 17 के साथ हासिल आई 1, 9 4 13 1 14, 14.7 और इंटू 600। तो अगर हम इसको बोलें कि 600 गुणे 14.7 को हम बोलें अगर कि 600 गुणे 15, 600 गुणे 15, तो अप्रॉक्स वैल्यू क्या आ जाएगी, अप्रॉक्स ही पूछा है, ये हो जाएगा 1500, 15 छिक्का 90, तो ये 9000 न्यूटन इसका सही आंसर होगा। तो बी इसका सही आंसर होगा। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा मेरे को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्र तल पर अधिक उचित छलांग लगा सकता है, क्योंकि क्या होता है कि जो चंद्र तल पर गुरुत्वाकर्षण बल हम पहले ही डिस्कस कर सके हैं, चंद्र तल पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी तल की तुलना में अत्यल्प है, सही बात है, इसलिए वो ऊंची छलांग लगा सकता है। तो इसका सी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चंद्रमा की सतह पर होता है, देखिए चंद्रमा की सतह पर क्या होता है, मास पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। ग्रेविटी, देखिए मैंने बोला था ग्रेविटी 1/6 हो जाती है, लेकिन मास का हमने कहीं पे वेट का पूरे का हमने जिक्र नहीं किया था, तो मास वहाँ पे चेंजेस नहीं होंगे, तो मतलब द्रव्यमान स्थिर रहेगा, केवल भार वेट जो होगा हमारा वो कम होगा, क्योंकि उसमें ग्रेविटी है, W=mg, तो g वहाँ पे कम हो रहा है, तो द्रव्यमान स्थिर रहेगा और केवल भार कम हो जाता है। तो इसका बी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर W न्यूटन है, उसका भार पृथ्वी की त्रिज्या के आधी के बराबर ऊंचाई पर होगा। तो क्या पूछ रहा है कि जो हाइट है ना, H= क्या बोल रहा है, हाइट जो हमारी पूछ रहा है RE/2 पर क्या होगा, ठीक है। अगर हम जब हम ये क्वेश्चन की बात करें, देखिए क्या दिया हुआ है, भार पृथ्वी पर W न्यूटन है, तो हमें W न्यूटन दिया हुआ है और त्रिज्या हमारी क्या हो रही है, आधी हो जा रही है, कब, ऊंचाई पर, H पर त्रिज्या हमारी आधी हो जा रही है। तो उस केस में जो G डैश की वैल्यू होती है, उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, याद कर लीजिएगा, G डैश इक्वल टू होता है G इंटू G/1 प्लस हाइट अपॉन रेडियस का ये पूरे का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे RE, यहाँ पे देखिए और क्या दिया हुआ, त्रिज्या की आधी ऊंचाई, तो H बराबर क्या दिया हुआ है हमें, R/2 दिया हुआ है, RE/2, ठीक है। तो हम जब इसको यहाँ पे पुट करेंगे तो ये फार्मूला आप याद लिख लीजिएगा, G डैश इक्वल टू G/1 प्लस H अपॉन RE का टोटल का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे हम पुट कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, G डैश की जो वैल्यू होगी वो G तो रहेगा ही रहेगा, 1 प्लस H की जगह क्या लिख देंगे, RE/2 इंटू RE पहले से था का होल स्क्वायर, है ना। तो ये इससे कट जाएगा, तो 1 + 1/2 क्या होता है, तो 2 1 जा 2 + 1 3/2, तो G डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, G/3/2 का होल स्क्वायर। फिर देन इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9/4, तो 4 ऊपर चला जाएगा, तो G डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4/9 G हो जाएगा। अब हमको वेट की बात कर रहा है ना W के टर्म में, तो W इक्वल टू क्या होता है, W डैश इक्वल टू
देखिए 4/9 जी आया। अब इसको हम W डैश की बात करें, W डैश इक्वल टू mg होता है, तो m और g ये 4/9 हो जाएगा। देन इसको हम mg को क्या लिख सकते हैं, W लिख सकते हैं, 4/9 W। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा। आपको ये चीज़ क्लियर हो गई है। ये क्वेश्चन डायरेक्ट भी आप याद रख सकते हैं, ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है 4/9 W, याद रख सकते हैं क्वेश्चन को, लेकिन अच्छे से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सी गैस सिगरेट लाइटर में भरी जाती है। तो सिगरेट लाइटर में मेनली LPG गैस भरी जाती है, जिसमें ब्यूटेन की मात्रा अधिक होती है, ठीक है, तो ये इसका सही आंसर होगा, ब्यूटेन। सिगरेट लाइटर में ब्यूटेन गैस भरी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वेल्डिंग उद्योग में निम्नलिखित में क्या प्रयोग होता है। तो हमें पता होना चाहिए कि एसिटिलीन गैस का यूज होता है वेल्डिंग में। ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। निम्न में से कौन सी अक्रिय गैस नहीं है। देखिए अक्रिय गैस क्या होती है, जो हमारे आवर्त सारणी में आपने देखा होगा, जो किसी से भी अपने इलेक्ट्रॉन को साझा नहीं करती है, जिसका अष्टक पूर्ण होता है। हीलियम को छोड़ दें तो सबके अष्टक पूर्ण होते हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन, है ना, ये सब हमारे क्या है, अक्रिय गैस हैं। तो देखिए नियॉन, आर्गन और क्रिप्टॉन तो हैं, ब्रोमीन क्या है, अक्रिय गैस नहीं है। तो इसका आंसर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी गैस चूने के पानी को सफ़ेद बनाती है। तो देखिए अगर हम चूने की बात करें, चूने के पानी की बात करें, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, CaOH का होल ट्वाइस, CaOH का होल ट्वाइस। अगर हम इसको कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करा देते तो क्या हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करा देते तो ये बन जाता है CaCO3 बन जाता है, प्लस H2O इसमें बाहर की ओर निकल जाता है। तो CaCO3 को हम क्या बोलते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट। तो इसमें इसका जो सही आंसर होगा CO2। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, वायुयान के टायरों में भरने में किस गैस का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए इसमें नाइट्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है। अगर नाइट्रोजन नहीं होगा तब हीलियम अपन यूज़ करेंगे, ठीक है। अब अभी की डेट में नाइट्रोजन यूज किया जाता है, जो क्यों किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर और प्रेशर दोनों बढ़ते हैं, यह ऑक्सीजन से क्रिया नहीं करता है इस टाइम। इसका ए आंसर सही होगा। ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी है, तो ये सबको पता होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। ये सब बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन है, आप लोग इसको याद ही कर लीजिएगा। सोडा वाटर बनाने के लिए कौन सी गैस प्रयोग की जाती है। तो सोडा वाटर बनाने के लिए आपको कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रयोग किया जाता है। सोडा वाटर बनाने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड। इसका सही आंसर होगा सी, कार्बन डाइऑक्साइड। अश्रु गैस का रासायनिक नाम है। तो देखिए जो आंसू गैस होती है, जब देखे होंगे कि लड़ाई दंगे होते हैं तो आप सुनते होंगे कि आंसू गैस का गोला फेंका गया, तो उसमें कौन सी गैस यूज होती है, तो उसका रासायनिक नाम क्या है, क्लोरो एसिटोफिनॉन। इसका ए आंसर सही होगा। ए देखिए यहाँ लिखा गया है ए, ये वाला, ठीक है, क्लोरो एसिटोफिनॉन, इसका सही आंसर होगा। क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए निम्नलिखित में से क्या उपयोग में लाया जाता है। क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए आपका क्या यूज लाया जाता है, तो आपका मीथेन का यूज किया जाता है, ठीक है। ये निश्चेतक के रूप में होता है, जब मरीज कोई होता है तो उसे बेहोश करते हैं हम, तो इस टाइम हम क्लोरोफॉर्म ही सुंघाते हैं उसे। तो इसका सही आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग बैक्टीरिया को मारने में किया जाता है। तो देखिए इसमें क्लोरीन गैस को हम यूज करते हैं बैक्टीरिया को मारने के लिए, क्लोरीन गैस का। तो इसका सही आंसर होगा ए, क्लोरीन। फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इससे आपको वीडियो मिलती रहेगी जो कि आपके आने वाले एग्जाम में महत्वपूर्ण होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसकी कमी से दांत की बीमारी होती है। तो वो है फ्लोरीन, ठीक है, इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, मानव शरीर के किस भाग में पारिया रोग हो जाता है। पीली जो पायरिया बोलते हैं ना, जिसमें मसूड़ों और दांतों और मसूड़ों में बदबू टाइप में महक आती है, तो वो ए इसका सही आंसर हो जाएगा। दांत और मसूड़ों में पायरिया नामक रोग होता है, ठीक है, तो ए इसका सही आंसर होगा। हाइड्रोफोबिया बीमारी होती है। देखिए हाइड्रोफोबिया बीमारी जो होती है आपकी, वो रेबीज मतलब कुत्ते के काटने से होता है, ठीक है। तो आपको उससे क्या होगा, हाइड्रो मतलब पानी से आपको जाने में डर लगेगा, तो इसका सही आंसर होगा रेबीज
रेबीज इसका सही आंसर होगा। एंटी रेबीज का टीका लगाया जाता है उस केस में। हीमोफीलिया एक अनुवांशिक रोग है जिसका परिणाम है, हीमोफीलिया में क्या होता है कि जो ब्लड है हमारा अगर कहीं से बहने लगा, किसी को हीमोफीलिया जो रोग होगा तो उसके ब्लड में क्लॉट बनने में बहुत ही दिक्कत आएगी। तो उसमें क्या होता है, रक्त में थक्का नहीं जमता है। तो इसका जो सही आंसर होगा डी, रक्त में थक्का नहीं जमना। कैंसर अस्थि मज्जा के कौन से भाग को प्रभावित करता है? तो ये किस भाग को प्रभावित करता है? ल्यूकोमिया को। ठीक है, ल्यूकोमिया, इसका सही आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा टाइफाइड, ये निम्नलिखित में कौन सी छूत की बीमारी नहीं है? तो देखिए हिस्टीरिया जो है ना आपकी छूत की बीमारी नहीं है, यह एक मानसिक रोग है, मानसिक रोग की बीमारी है और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, टाइफाइड रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो देखिए ये जो हमारा स्टोमक वाला पार्ट होता है ना, टाइफाइड रोग में आहार नाल आपका प्रभावित होता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सी नंबर, आहार नाल। टाइफाइड रोग में शरीर का आहार नाल ही प्रभावित होता है। एक मलेरिया रोधी औषधि की तरह उपयोग यौगिक है। तो देखिए अभी हाल ही में चर्चे में भी बहुत है क्लोरोक्विन। तो ये मलेरिया रोगी औषधि की तरह उपयोग में आता है। देखिए ये क्वेश्चन इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि अभी कोविड-19 का दौर चल रहा है, तो क्लोरोक्विन जो है मलेरिया की दवाई के रूप में यूज हो रही है। निम्नलिखित में से किस कमी से एनीमिया रोग होता है? तो आपको पता होगा एनीमिया रोग होता है ये लोहे की कमी से, आयरन की कमी से। इसका जो सही आंसर होगा सी, एनीमिया रोग किसकी कमी से होता है? लोहे की कमी से होता है। सार्स का पूर्ण रूप है, ये भी याद कर लीजिएगा क्योंकि इसके भी डिफरेंट बोल देगा, एस से क्या आता है, ए से क्या होता है, आर से क्या होता है, एस से क्या होता है। तो आपसे ये पूछ सकता है, ए और आर से मेनली पूछेगा। तो देखिए सीवियर एक्यूट रिस्पिरेटरी सिंड्रोम इसका सही जवाब होगा। तो होप सो कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा लें जिससे कि आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।